जय हिंद दोस्तों, यहाँ पर हम लोग आरआरबी ग्रुप डी 2025 में पूछे हुए सवालों को शिफ्ट वाइज कर रहे हैं। आज के क्लास में हम लोग 27/11/2025 में शिफ्ट 2 के सवालों को करने वाले हैं। आइए देखते हैं। शिफ्ट 1 के सवालों को हमने करवा दिया था, जाके जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। आइए देखते हैं यहाँ पे पहला सवाल। बहुत ध्यान से एक एक चीज़ को समझिएगा, डिटेल में हम लोग बात करेंगे और स्मार्ट अप्रोच आपको बताया जाएगा ताकि आप सवालों को कम से कम समय के अंदर कर पाएँ। ये सारे सवाल अगर आप करते हैं तो आपके आगे आने वाले रेलवे के एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा, इसलिए क्लासेस को मिस नहीं करिएगा। पहला सवाल पाइप एंड सिस्टर्न से दिया गया है। दो पाइप ए और बी हैं। एक टैंक को 18 और 24 घंटे में भर सकते हैं। ए जो है 18 घंटे में भर देता है और बी 24 घंटे में। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो पाइप ए को कितने समय के बाद बंद कर दिया जाए ताकि टैंक 16 घंटे में टोटल भर जाए। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। यहाँ पे वैसे ही इन सवालों को लगाया जाता है जैसे कि यहाँ पे टाइम एंड वर्क के सवालों को लगाया जाता है ना। तो यहाँ पर दो पाइप है हमारे पास, एक पाइप ए है, दूसरा पाइप यहाँ पर बी है। पाइप ए जो है 18 घंटे लगाता है भरने के लिए और पाइप बी जो है यहाँ पर 24 घंटे लगाता है भरने के लिए उस टंकी को, है ना। अब अगला स्टेप क्या होता है, टंकी की टोटल कैपेसिटी कुछ ना कुछ ऐसा एक नंबर मानिए जो इन दोनों से कटने वाला हो, और इन दोनों से कटने वाला वही नंबर होता है इनका एलसीएम। तो 18 और 24 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 72। 18 चौक 72, 24 तियाँ 72, है ना। अब हमें इफ़िशियंसी निकालनी है। इफ़िशियंसी का मतलब होता है कार्य क्षमता, यानी एक घंटे में कौन कितना काम कर रहा है या एक घंटे में कौन कितना लीटर भर रहा है। ठीक है, टोटल 72 लीटर और ये 18 घंटे में भर रहा है, तो 72/18 यानी कि 4 लीटर। तो एक घंटे में 4 लीटर भरेगा ए, इफ़िशियंसी 4 हो गई। 72/24 यानी कि ये हो जाएगा 3। तो एक घंटे में किया गया कार्य या एक घंटे में भरा गया पानी निकल गया दोनों के द्वारा। ठीक, अब आगे देखिए। दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है, यानी कि ए और बी दोनों एक साथ काम करना स्टार्ट किए। ठीक है, यहाँ से इस पॉइंट से, और कुछ समय बाद ए को बंद कर दिया गया। मान लीजिए इस पॉइंट के बाद बंद कर दिया गया, है ना। यहाँ से यहाँ तक टी टाइम है, समय टी टाइम है, मान लीजिए ऐसा। और इस दौरान कौन कौन काम कर रहा है, ए और बी दोनों काम कर रहे हैं, है ना। ए और बी दोनों मिलकर भर रहे हैं। इसके बाद ए को बंद कर दिया गया, और ए को जब बंद किया गया तो सिर्फ और सिर्फ कौन काम करेगा, बी काम करेगा। ठीक है, बी काम करेगा क्योंकि ए छोड़ दिया, बंद कर दिया गया। तो अब यहाँ पे बताइए कि यहाँ से यहाँ तक टोटल 16 घंटे में भर जाए। तो जब टोटल टाइम 16 घंटे का है तो इधर अगर टी माने हैं तो इधर का टाइम कितना होगा, 16 - टी होगा, क्योंकि टोटल टाइम यहाँ पर 16 घंटे है। 16 में से ये टी माइनस करिए तो इधर का टाइम निकल जाएगा, 16 - टी आ जाएगा। अब हमें टोटल 72 लीटर पानी भरना है इन 16 घंटे के अंदर। बताइए, वर्क इतना लीटर पानी भरना है। वर्क इक्वल टू क्या होता है, टाइम इंटू इफ़िशियंसी या इफ़िशियंसी इंटू टाइम, ये ना होता है इफ़िशियंसी इंटू टाइम, ध्यान रखिएगा। ठीक, देखिए ए और बी दोनों मिलकर अगर एक घंटे की बात करें तो ए और बी मिलकर कितना काम करेंगे, 4 और 3 7 यूनिट काम करेंगे कि नहीं, है ना, एक घंटे में। तो एक घंटे में जब 7 यूनिट काम कर रहे हैं तो ए और बी दोनों मिलकर टी टाइम में कितना काम करेंगे या टी घंटे में कितना काम करेंगे, 7 इंटू टी काम करेंगे, है ना। इसके बाद इधर कितना काम हुआ, इधर का काम तो निकल गया 7 इंटू टी, प्लस इधर का काम देखिए कितना होगा। अब अकेले बी करेगा तो बी कितना यूनिट काम कर रहा है, 3 यूनिट काम कर रहा है। तो बी जो है 3 यूनिट काम करेगा कितने टाइम में, 16 इंटू टी, 16 - टी समय के लिए 3 यूनिट पर घंटे के हिसाब से काम किया। और ये टोटल काम कितना हो रहा है यहाँ पर, 72 के बराबर। ठीक है भाई, टोटल 72 लीटर है ना, तो ये हो जाएगा आपका 72। अब हमें यहाँ पे टी निकालना है, सॉल्व करके निकाल लीजिए। देखिए ये 3t इधर हो जाएगा, है ना, ये 3 अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3t हो जाएगा। तो 7t - 3t यानी कि ये आ जाएगा 4t, विच इज इक्वल टू, इधर है आपका 72 और ये 16 3 48 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 48 हो जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास टी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 18 चौक 72, 18 - 16, 18 - 12। ठीक है,
भाई 4 से दोनों को डिवाइड कर देंगे तो 18 माइनस 12, 18 माइनस 12 कितना आ जाएगा 6। तो 6 घंटे का समय, 6 घंटे के बाद ए को बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि इस टाइम के बाद ए फिर काम नहीं करेगा। तो टी की वैल्यू 6 घंटे होगी, ऑप्शन नंबर डी। बढ़िया सवाल था, उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। सवाल एकदम शानदार है दोस्तों, और स्मार्ट तरीका भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। अमल के निवेश बाजार का मूल्य 2021 में 5%, 22 में 6% और 23 में 10% लगातार बढ़ता है। यदि प्रारंभिक मूल्य 5,50,000 रुपये था तो 2023 के अंत में इसका मूल्य क्या होगा। ठीक है, बड़े ध्यान से सोचिएगा इस चीज़ को। कह रहा है कि शुरू में 5,50,000 था। ठीक है, 5,50,000 कितने जीरो हैं भैया, 4 जीरो। ठीक, शुरू में। इसके बाद 2021 में, ये 2021 की बात है, तो 2021 में 5% बढ़ गया। ये बताइए 100% में कोई वैल्यू अपने आप में 100% होती है। 100% में 5% अगर बढ़ाएंगे तो 105% बनेगा, है ना। 105% बन जाएगा, परसेंट यानी डिवाइड बाई 100। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए 2022 में 6% बढ़ा शुरू में, मतलब कि अब ये ओवरऑल 5% बढ़ने के बाद ओवरऑल अब वो उस साल के लिए 100% बन गया। तो 100% में 6% फिर बढ़ाएंगे तो ये बन जाएगा 106% यानी डिवाइड बाई 100। फिर इसके बाद 2023 में 10% बढ़ा, 10% का मतलब 110% हो गया, 110%। ठीक है, परसेंट यानी डिवाइड बाई 100। अब इसे हमें कैलकुलेट करके अपना आंसर निकालना है, लेकिन थोड़ा सा सोचिए, कैलकुलेशन आपको नहीं करना है ना। काटना चाहें तो काट पीट सकते हैं, बाकी आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी। अब करना क्या है भैया, तो करना ये है डिविजिबिलिटी रूल लगाना है। डिविजिबिलिटी रूल से बड़े आसानी से लग जाएगा। ये तो इतना लिखना भी नहीं पड़ा होता अगर आप छोटा सा एक चीज़ पकड़ लिए होते। तो क्या पकड़ना था, देखिए यहाँ पर शुरू में 55 है, बाकी बाद में 0 है ना। 55 में 11 छुपा हुआ है, डिनोमिनेटर में कहीं ना कहीं 5 तो कट जाएगा, लेकिन क्या 11 कट पाएगा नीचे से कहीं, इसमें से कहीं पर भी 11 आपका नीचे से कट पाएगा क्या, नहीं कट पाएगा। नहीं कट पाएगा जब, तो क्या होगा, 11 का ही मल्टीप्लाई होके हमारा आंसर आएगा, है ना। और एक तो 11 यहाँ पर भी मिल गया हमें, तो 11 का मल्टीपल बस आप देख लीजिए कि कौन सा हमारा नंबर है, कौन 11 से कटने वाला संख्या है, यानी किस संख्या में 11 का मल्टीप्लाई होके हमारा आंसर आया है। ऑप्शन से चेक करना था। 11 का डिविजिबिलिटी रूल पता है ना, क्या होता है, अल्टरनेट अंकों को जोड़िए। देखिए यहाँ पर पहले ऑप्शन को चेक करते हैं, कितना होगा, 6 3 9, अल्टरनेट मतलब एक एक छोड़ के, 6 3 9, 9 6 15। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 आपका। फिर माइनस आगे देखिए, और अल्टरनेट कहाँ है, 7 3 10 और 10 और 5 यहाँ पर 15, तो ये हो गया 15, मतलब कितना आया, 0 आ गया। और 0 क्या है, 11 से कटता है कि नहीं, कटता है। डिफरेंस 11 से कटना चाहिए, मतलब ये संख्या 11 से कटने वाली है, ये ऑप्शन हो सकता है। बाकी और भी चेक करिए, देखिए यहाँ पर अगर चेक करें तो 6 5 11 और 8 7 15, बाकी तो 0 है, इधर उनसे लेना देना है नहीं, क्योंकि 0 जोड़ेंगे तो वही चीज़ रहेगा। तो 6 5 11 और 8 7 15, 15 में से 11 गया 4 का डिफरेंस क्या है, 11 से कटेगा नहीं, तो मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसको देखिए 6 5 11 9 7 16, 16 माइनस 11 आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, नहीं कट पाएगा ये 11 से, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसको देखिए 6 5 11, 11 और 6 कितना हो जाएगा, 11 और 6 17। ठीक, तो यहाँ पर एक ठो आ गया 17। फिर इसके बाद देखिए 7 3 10, 10 5 15, तो ये हो जाएगा 15। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 2 के बराबर, मतलब ये भी नहीं कट पाएगा, क्योंकि 2 आपका 11 से नहीं कटता है, तो ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। तो हमने ऑप्शन से इसको निपटा दिया डिविजिबिलिटी रूल लगाकर 11 का। ठीक, बाकी आप चाहें तो इसको काटा पीटी करके अपना आंसर निकाल सकते हैं बड़े आराम से। अगर आप सिलेक्शन नहीं चाहते हैं तो काटा पीटा करते रहिए। आगे बढ़िए नेक्स्ट पे। तीसरा सवाल यहाँ पर देखते हैं हम लोग दोस्तों, बढ़िया सवाल है ये, और इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपको बताए दे रहे हैं। एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 5,670 अंकित करता है, यानी मार्क करता है उस पर। यदि 28% के डिस्काउंट देने के बाद भी वह क्रय मूल्य पर यानी CP पर 26% का प्रॉफिट कमा लेता है, तो क्रय मूल्य कितनी होगी, है ना। बढ़िया सवाल है। इसके लिए एक छोटा सा चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी आपको मार्क्ड प्राइस, कॉस्ट प्राइस, डिस्काउंट और प्रॉफिट या लॉस भी हो सकता है, इन सब चीज़ों पे बात करें
4-5 चीज़ें। तो आपके एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट क्या है, सीपी से एमपी का जो रेशियो होता है, सीपी से यानी कॉस्ट प्राइस से मार्क्ड प्राइस का जो रेशियो होता है, ये होता है 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। ठीक है, 100 प्लस यहाँ पर पी। तो ये फॉर्मूला है आपका, बस इसी में रख दीजिए। तो सीपी हमें नहीं पता है ना, सीपी हमें नहीं पता है, एमपी हमें पता है, मार्क्ड प्राइस पता है, तो ये हो जाएगा 5670 अंकित किया गया है इतना, बराबर 100 माइनस डी का मतलब डिस्काउंट। कितने का डिस्काउंट है, 28% का। तो यहाँ 28% रख देंगे, तो 100 में से 28 अगर जाएगा कितना आ जाएगा, 72%। तो ऊपर हो गया 72, नीचे कितना होगा, नीचे हो जाएगा 100 प्लस पी, यानी इसमें जोड़ लीजिए, है ना। प्रॉफिट कितना है, 26%, तो 100 प्लस 26 यानी ये हो जाएगा आपका 126%। परसेंट दोनों में होगा तो परसेंट कट जाएगा, उससे हमें मतलब नहीं है, बस इसको काटिए पीटिए, है ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर अगर देखा जाए तो किससे कटेगा, 4 से कटेगा क्या, नहीं कट रहा है, 2 से काट लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 36, है ना, 36 दूना 72, ये इसको 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 63। ठीक है, 6 दूना 12, 3 दूना 6, ठीक है 63। अब इसको उधर ले जाइए तो 63, ये फिर 9 से अभी कट रहा था भाई, चलिए फिर से 9 से काट देते हैं ना। तो 9 से काटेंगे 4 आ जाएगा, और 9 से काटेंगे 7 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसको इधर ले जाइए, फिर 7 से काट लीजिए, कितना होगा, 7 से नीचे कटेगा तो 7 अट्ठे 56, 7 एक कम 7, 810 हो गया। अब 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सी पी इज इक्वल टू कितना होगा, 810 इंटू 4, तो 8 चौके 32, 4 एक कम 4, 3240 रुपये, 3240 ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट पे। ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। ट्रिग्नोमेट्री के क्लासेस हमने आपको करवा चुका है, उसमें एक एक कॉन्सेप्ट डिटेल में बात किया गया है, वीडियो जरूर जाके देख लीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। tan a की वैल्यू 1 के बराबर दी गई है, sin a प्लस cos a का मान निकालना है। देखिए, आपको सीधे सीधे दिख जाना चाहिए कि भैया tan a जो है 1 के बराबर है, तो tan किस एंगल पे 1 के बराबर होता है ना, ये आपको पता होना चाहिए। तो tan 45 यानी a की जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए यहाँ पे, 45 डिग्री, क्योंकि tan 45 की वैल्यू ही 1 होता है, यानी a की वैल्यू a के जगह पर 45 होना चाहिए। ठीक है, तो हमें a का वैल्यू पता चल गया ना, कितना एंगल होगा, बस इसमें रख लीजिए। तो ये हो जाएगा sin 45 और प्लस यहाँ पे a की वैल्यू रखेंगे 45, तो ये हो जाएगा cos 45। तो sin 45 cos 45 देख लीजिए कितना होगा, ये 1/√2 होता है sin 45 की वैल्यू 1/√2, प्लस cos 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है, तो दोनों हो गए 1/√2, दोनों को जोड़ेंगे तो 2/√2 आ जाएगा, 2/√2। लेकिन वैल्यू कहीं भी ऐसा दिख नहीं रहा होगा, इसलिए क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सोचेंगे, रेशनलाइज करेंगे, है ना। देखिए 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, क्योंकि √2 का 2 बार मल्टीप्लाई करने पे 2 ही मिल जाता है। तो ऊपर हमारे पास हुआ √2 मल्टीप्लाई √2, लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिख सकते हैं। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, √2 है ही, एक ठो √2 से एक ठो √2 कट जाएगा, यानी फाइनल आंसर हमारा ऊपर में एक √2 बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे चलिए, डिस्काउंट का बढ़िया सा प्यारा सा छोटा सा सवाल है। 3650 अंकित मूल्य वाली वस्तु 730 रुपये में बेची जाती है ना। जब भी डिस्काउंट दिया जाता है तो डिस्काउंट मार्क्ड प्राइस पर दिया जाता है, कॉस्ट प्राइस पे डिस्काउंट कभी नहीं दिया जाता। ठीक है, अगर सवाल में बोलता है तो की बात अलग है, लेकिन जो डिस्काउंट है वो हमेशा मार्क्ड प्राइस पर ही दी जाती है। ठीक ना, देखिए तो मार्क्ड प्राइस कितना है, 3650। आप चाहे तो रेशियो निकाल कर भी लगा सकते हैं, बाकी सीधे सीधे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3650 मार्क्ड प्राइस था, बेचा कितने में, सेल कितने में किया, 730 रुपये में, यानी डिस्काउंट भारी भरकम यहाँ पे दिया गया है ना। डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको घटा लीजिए, मार्केट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटा लीजिए तो डिस्काउंट निकल जाएगा। कितना होगा डिस्काउंट, यहाँ पे डिस्काउंट निकालिए, दोनों घटाइए, 50 में से 30 गया ये हो जाएगा 20, और 36 में से 7 गया तो ये हो जाएगा आपका 29, है ना। तो 2920 रुपये का डिस्काउंट मिला। अब हमें डिस्काउंट परसेंट चाहिए, पूछा गया है ना डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, डिस्काउंट
डिस्काउंट, और डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है, मार्क्ड प्राइस पर, तो डिनोमिनेटर में क्या होगा, मार्क्ड प्राइस होगा, ठीक है, मार्क्ड प्राइस। और इसको परसेंटेज में अगर चाहिए तो 100% से मल्टीप्लाई कर देना है, बस इसमें रखिए, कितना हो जाएगा, डिस्काउंट कितने का, 2920 रुपये का, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, मार्क्ड प्राइस कितना है, 3650 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका कितना होगा, 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, काट कूट के देख लीजिए। अब एक बात बताइए, यहाँ पर थोड़ा सा सोचिए कि भैया ये जीरो तो ये जीरो कट गया, है ना। अब थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो ये जो जीरो बचे हुए हैं, क्या ये नीचे कहीं से कटेंगे, नहीं कटेंगे, ठीक है भाई। एक ठो मान लीजिए कि 5 से अगर हम लोग काटते हैं, 5 से अगर हम लोग काटते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 20, है ना, 5 से काटेंगे तो 20, और 5 से काटेंगे इसको तो 5 सत्ते 35 और 5 तियाँ 15। अब क्या ये वाला जीरो कहीं से कट पाएगा, नहीं कट पाएगा, नीचे कहीं नहीं कटेगा, मतलब ऊपर एक ठो जीरो आएगा और वो जीरो आएगा, तो यहीं से देख के आप लोग बता सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी होगा, और किसी में भी जीरो नहीं है। और अगर काटना भी चाहें तो देख लीजिए, 73 से ये 4 बार में कट जाएगा, 73 चौके 292 हो जाएगा, तो 4 × 20 80% आ ही जाएगा, है ना। तो इस तरीके से थोड़ा सोच समझकर प्रश्नों को सॉल्व करिए, ताकि कम समय के अंदर स्मार्ट अप्रोच लगाकर आप कर पाएँ। आगे चलिए नेक्स्ट पे, ज्योमेट्री का बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा एक वर्ग की भुजा के बराबर है, ठीक है भैया, कि यहाँ पर समबाहु त्रिभुज मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल, है ना। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो साइड है, मान लीजिए कि ए जो है वो वर्ग की भुजा के बराबर है, तो यहाँ पर दोनों बराबर हैं, ठीक। अब बोला जा रहा है समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या, है ना, यानी सर्कम रेडियस का वर्ग की अंतः त्रिज्या, यानी स्क्वायर के इनर रेडियस से अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो दोनों का इनर रेडियस और दोनों का सर्कम रेडियस समझ लीजिए क्या क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल की, यानी कि समबाहु त्रिभुज की, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल के अगर इन रेडियस की बात करें, ठीक है, इन रेडियस का मतलब अंतः त्रिज्या, इन रेडियस। तो इन रेडियस का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, ये होता है आपका ए का मतलब यहाँ पर इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड, तो इसको थोड़ा कलर चेंज करके लिख देते हैं, ए अपॉन 2√3, ठीक है, 2√3 ये होता है, सॉरी 3 है ना, 2√3। इसके बाद जो इसका सर्कम रेडियस है, सर्कम रेडियस मतलब परित्रिज्या, है ना, सर्कम रेडियस, ठीक है, सर्कम रेडियस ये जो होता है, ये होता है सीधे सीधे a/√3, ठीक है, a/√3 हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक बात, ठीक। अब इसके बाद स्क्वायर की बात करते हैं, है ना। स्क्वायर की अगर बात करें तो स्क्वायर में भी इन रेडियस और सर्कम रेडियस होगा। तो सबसे पहले बात करें यहाँ पर स्क्वायर की, ठीक है। तो स्क्वायर का अगर बात किया जाए हम लोग यहाँ पे इन रेडियस, ठीक है, इन रेडियस। तो इन रेडियस जो होता है स्क्वायर का, ये होता है इन रेडियस अगर अंदर बनाया जाए तो आधा हो जाएगा, है ना, तो a/2 हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। और उसके बाद सर्कम रेडियस की बात की जाए, इसके सर्कम रेडियस यानी परित्रिज्या की बात की जाए तो ये होता है a/√2, ठीक है, a/√2 हो जाता है। तो बस सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब हमें पूछा क्या क्या था, समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या यानी सर्कम रेडियस। तो सर्कम रेडियस क्या है यहाँ पर, a/√3 है ना, क्योंकि साइड वही है, साइड दोनों को बराबर है, तो a/√3, ठीक है, a/√3 ये वाला सर्कम रेडियस। इसका किसके साथ रेशियो चाहिए, स्क्वायर के इनर रेडियस। तो स्क्वायर का इन रेडियस कितना होता है, a/2 हो जाता है ना, ये वाला। बस फॉर्मूला याद है तो आसानी से लगा लेंगे। देखिए a से a कट जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो ये हो गया 2 और √3 उधर चला जाएगा, तो 2 और √3 ये रेशियो आएगा, 2 और √3 ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। आगे चलिए, मेंसुरेशन का बहुत प्यारा सा सवाल। एक खिलौना एक गोलार्ध यानी हेमीस्फेयर पर लगे शंकु के आकार का है। ये एक हेमीस्फेयर है, कटोरा जैसे। इसके ऊपर
एक कोन है, शंकु है, ठीक है। तो इस आकार का हमारे पास एक खिलौना है, दोनों की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है ना। तो यहाँ पर ये 7 सेंटीमीटर के बराबर है, 7 सेंटीमीटर। चलिए रेडियस 7 सेंटीमीटर आ गया। यदि शंकु के भाग का आयतन, ऊपर वाला जो आयतन है, गोलार्ध के भाग के आयतन के बराबर है, यानी ऊपर का वॉल्यूम और नीचे का वॉल्यूम, ठीक है, कोन का वॉल्यूम और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम दोनों बराबर है। तो खिलौने की टोटल ऊंचाई बतानी है हमें। टोटल ऊंचाई कैसे निकालेंगे, देखिए ये तो आपका 7 हो जाएगा क्योंकि ये रेडियस ही होगा, ठीक है। तो इतना हिस्सा तो आपका 7 हो गया, क्योंकि ये रेडियस है तो ये नीचे वाला भी आपका रेडियस ही होगा। तो ये 7, अब ये 7, अब हमें ये निकालनी है, ये हाइट निकालनी है, ठीक है। तो बस यही हाइट निकालना है, चलिए निकाल लेते हैं। दोनों का वॉल्यूम हमें बराबर करना पड़ेगा, है ना। इसकी हाइट हम लोग h मान लेते हैं, ठीक है। तो और रेडियस 7 सेंटीमीटर दिया ही गया है। तो पहले कोन का वॉल्यूम लिखते हैं। कोन का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, फॉर्मूला आप सभी लोग जानते होंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना, यही होता है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो आर का मतलब 7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, रेडियस 7 है, इंटू एच, ये हो गया। ये वॉल्यूम किसके बराबर है, इसके बराबर, है ना। अब पूरे गोले का यानी स्फेयर का अगर वॉल्यूम पूछा जाता 4/3 पाई आर क्यूब होता है, लेकिन यहाँ पे आधा गोला है तो आधा वॉल्यूम हो जाएगा। 4/3 का आधा करेंगे तो 2/3 आ जाएगा, है ना। 2/3 पाई आर क्यूब का मतलब 7 का यहाँ पर क्यूब हो जाएगा, ठीक। बस इतना ही काम आपको करना है। देखिए कुछ चीज़ें यहाँ से कैंसिल आउट होंगी, 3 से 3 डिनोमिनेटर से, ये पाई से आपका पाई कट जाएगा, और यहाँ 2 ठो 7 है, यहाँ पर 1 ठो ही 7 है, तो ये कट जाएगा आपका। अच्छा, खिलौने की टोटल ऊंचाई पूछी गई थी ना, ठीक है। चलिए, तो 2 ठो 7 में से 2 ठो 7 कट जाएगा, 1 ठो 7 यहाँ पे बचेगा, है ना। तो h की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, h यहाँ पर अकेला है, इधर 2 और 7 बचा हुआ है, तो 2 7 14 सेंटीमीटर ये आएगा। अब टिक मत कर दीजिएगा बी ऑप्शन को, नहीं होगा ये, है ना। क्यों नहीं होगा, क्योंकि टोटल हमें ऊंचाई पूछी गई है खिलौने की, तो ऊपर वाला हिस्सा ना सिर्फ 14 के बराबर है, ये आपका 14 है। इस 14 में यहाँ तक 14 है, और 14 में 7 जोड़ेंगे तब हमें टोटल ऊंचाई मिल पाएगी, यानी कि 14 प्लस यहाँ पर 7 जो कि होगा 21 के बराबर। 21 सेंटीमीटर इसका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा, ना कि 14 सेंटीमीटर। तो ऐसी गलतियाँ नहीं करिएगा, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट पे। अब ये जो सवाल था ये पार्टनरशिप का सवाल था, है ना। पार्टनरशिप में एक छोटा सा चीज़ आपको ध्यान रखना होता है। चलिए बोला क्या है सवाल में, अमित और दीक्षा ने मिलकर एक व्यवसाय में 15,700 रुपये का निवेश किया टोटल, है ना। वर्ष के अंत में 6,000 के कुल लाभ में से अमित का हिस्सा 2100 था। अमित का निवेश कितना होगा, है ना। पार्टनरशिप में दोस्तों 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है कि कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है कोई व्यक्ति और कितने समय के लिए कर रहा है। तो जितना पैसा और जितने टाइम के लिए करेगा उन्हीं दोनों के मल्टीप्लाई में रेशियो बनता है प्रॉफिट का, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए कि दोनों ने 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया, बोला है ना वर्ष के अंत में इतना टोटल लाभ हुआ, ठीक है। तो टाइम का तो भाई कोई चक्कर नहीं है क्योंकि टाइम दोनों का बराबर है, ठीक है। तो रेशियो हम लोग कैसे लेंगे, देखिए ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे जो उनके प्रॉफिट का रेशियो होगा वही उनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा, यानी निवेश का रेशियो होगा, है ना। तो पहले प्रॉफिट का रेशियो निकाल लेते हैं। देखिए अगर बोला जाए कि यहाँ पर 2 लोग हैं, अमित और दीक्षा, है ना, अमित और दीक्षा, तो टोटल जो प्रॉफिट हुआ वो 6,000 का हुआ, जिसमें से अमित का 2100 मिला। अमित का जो प्रॉफिट था वो 2100 था। तो दीक्षा का कितना होगा, क्योंकि टोटल 6,000 था। 6,000 में 2100 अगर माइनस कर दें तो 6,000 में अगर 2,000 माइनस करेंगे तो 4,000, 100 और माइनस करिए तो 3900, है ना। यानी कि 3900 यहाँ पर दीक्षा का हिस्सा हुआ। तो इनके रेशियो निकाल लीजिए। रेशियो निकालेंगे तो कितना होगा, 2 0 से 2 0 कटेगा, 3 से और कट जाएगा, 3 7 21 और यहाँ पर आपका 13 3 39, है ना। तो 7 और 13 का रेशियो आएगा प्रॉफिट का, और जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वही इनके इन्वेस्टमेंट का ही रेशियो होगा, क्योंकि
टाइम तो बराबर दिया गया है, हमें उससे मतलब है नहीं अभी, है ना। तो बस 7 और 13 के रेशियो में बांट दीजिए इसको, है ना, इस वाले को। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है यहाँ पे, टोटल इन्वेस्टमेंट 15,700 है। हमें पूछा क्या गया था, अमित का, तो अमित का 7 यूनिट है, तो अमित का 7 हिस्सा है टोटल कितने में से, 13 और 7 20 में से, है ना। बस कर लेंगे यहाँ से, तो आ जाएगा हमारा आंसर, 0 से आपका 0 कट जाएगा, 7 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और 2 से डिवाइड कर लीजिए, या फिर एक काम करते हैं, नहीं चलिए कर ही लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, आराम से आ जाएगा। पहले 2 से डिवाइड करिए, तो 2 सत्ते 14, है ना, 2 सत्ते 14 बचा आपका यहाँ पे 1, तो 2 अट्ठे 16, फिर 2 पंचे 10 और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 पंजे 35 बचा 3 और 7 अट्ठे 56, 56 3 59, यानी कि लास्ट में 95 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 95 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है लास्ट में, बाकी आगे सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। आगे चलिए सवाल नंबर 9 देखते हैं। दो संख्याओं के HCF है, उनका योग आपको 161 के बराबर है। LCM HCF का बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये, और इन संख्याओं का जो संभावित युग्म है कितने होंगे, है ना, कितने पेयर्स होंगे इन नंबर्स के, कि ऐसे दो नंबर जिनका HCF 23 हो और उनका जो सम है वो 161 के बराबर हो। ठीक है, चलिए बड़े ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा। देखिए दोस्तों, अगर आपको यहाँ पर HCF दे दिया है, HCF का मतलब ये होता है किन्हीं दो नंबर में, जितने भी नंबर आपको बोले गए हैं, तो अगर 2 नंबर बोला है तो उन 2 नंबर में जो मैक्सिमम कॉमन नंबर हो सकता है वो 23 है। जो मैक्सिमम कॉमन हो सकता है, हाईएस्ट कॉमन हो सकता है वो 23 है। 23 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो अगर हम ऐसे 2 नंबर मानने चाहें तो क्या क्या मान सकते हैं, यहाँ पर एक मान सकते हैं 23A और दूसरा मान सकते हैं यहाँ पर 23B मान सकते हैं, है ना, क्योंकि इन दोनों नंबर में मैक्सिमम क्या कॉमन हो सकता है, 23 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होगा। मतलब यहाँ से इसका ये हुआ कि A और B में अब कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ठीक है, A और B में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो बस अब 2 नंबर हमने मान लिए, कह रहे इनका जो योग है वो 161 है। इन दोनों को अगर जोड़ें तो हमें कितना मिला, 161 के बराबर। 23 कॉमन आ जाएगा और 23 से डिवाइड कर दीजिए, है ना। तो A प्लस बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी मिल जाएगी, A प्लस बी की वैल्यू, भाई 23 कॉमन लेंगे और नीचे ले जाकर डिवाइड कर देंगे, तो 161 बटे 23, ये 3 सत्ते 21, मतलब कि 7 आ जाएगा। ठीक है, 23 सत्ते 161, क्लियर हो गई। अब A और B ऐसे लीजिए कि सम 7 होना चाहिए, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए, यानी कि A और B हमारे को प्राइम होने चाहिए। क्लियर, चलिए तो ले लीजिए। तो A की वैल्यू एक तो क्या हो सकती है, 1, तो अगर 1 लेंगे तो ये हो जाएगा 6। 1 और 6 में क्या कुछ कॉमन है, नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर आपका आ गया एक तो पेयर, ये हो गया। फिर इसके बाद दूसरा पेयर 2 और प्लस यहाँ पे 5 भी हो सकता है, क्योंकि 2 और 5 में भी कुछ कॉमन नहीं है, तो ये भी हो सकता है। 3 और 4 भी हो सकता है, 3 प्लस यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो ये भी हो सकता है आपका, है ना। फिर 4 और 3 ये नहीं होगा। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर कितने पेयर बन जाएंगे भाई, अब अगर 4 लेंगे तो इसको 3 लेना पड़ेगा, तो फिर वही बात हो गया, है ना। तो 3 पेयर टोटल के टोटल यहाँ पर बन जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा सभी को अच्छे तरीके से। चलते हैं हम लोग अगले सवाल पर। देखिए, इसको सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है, अच्छा सवाल है, और ये जो टाइप है ना हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, खासकर रेलवे के एग्जाम में तो पूछा ही जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें एक फिक्स वैल्यू आती है 73 दिन का, है ना, 73 या 71 ऐसे कुछ दिन का आता है। चलिए देखते हैं कितना दिन आता है। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि भैया 19 फरवरी 2024 से 20 अप्रैल 2024 की अवधि के लिए 4000 पर 6% के हिसाब से प्रति वर्ष की वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी, है ना। अच्छा, साधारण ब्याज हमें निकालना है, चलिए निकाल लीजिए। तो निकालेंगे अगर हम लोग तो 6 चौके 24, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर SI निकालने का PRT/100 होता है, लेकिन टाइम यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है ना। 2024 बोला गया दोस्तों और 19 फरवरी बोला गया है, तो 2024 एक लीप ईयर है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, एक एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। 2024 क्या है, एक लीप ईयर है, और लीप ईयर में जो फरवरी होता है वो 29 दिन का होता है। ठीक है,
तो अगर 19 फरवरी से 29 फरवरी तक काउंट किया जाए, अगर फरवरी का सिर्फ देखा जाए कितने दिन हैं, तो 19 से 29 फरवरी तक 10 दिन हुआ, है ना, 10 दिन हुआ। हाँ, एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जब से शुरू हो रहा है उस दिन को नहीं काउंट किया जाता है, क्योंकि उस दिन तो ब्याज बनेगा नहीं, है ना, अगले दिन से ब्याज बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पर तो 19 फरवरी को नहीं काउंट करेंगे, 20 से काउंट करेंगे। तो 20 से 29 तक कितने दिन हो गए? 10 दिन हो गए। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 10 दिन हो गए। ठीक है, तो फरवरी का हुआ 10 दिन प्लस, इसके बाद मार्च टोटल पूरा जाएगा। मार्च में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं, है ना, 31 दिन प्लस 20 अप्रैल तक, तो 20 अप्रैल टोटल लेना है, यानी कि ये कितना हो गया? 61। ठीक है, सॉरी 61 आता है ना, ये 61 दिन ही आता है, 61 दिन ही आता है। क्यों आता है अभी देखिएगा, कट जाएगा ये कहीं ना कहीं से। चलिए, तो अब देखा जाए यहाँ पर भैया कि भाई कितना हो गया यहाँ पर, अगर देखा जाए, हाँ चलिए, तो 61 दिन हो गया। अब हमें यहाँ पे SI निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है? P यानी कि मूलधन जो कि 4000 रुपये है, रेट कितना है? 6% का, इनटू टाइम, टाइम कितना है? 61 दिन है। ये दिन है, इसको आपको ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाई नंबर ऑफ टोटल डेज, कितने टोटल दिन होंगे, क्योंकि ये आपका 2024 एक लीप ईयर है, तो इसमें आपका 366 दिन होगा। वैसे तो 365 दिन होते हैं, लेकिन इस साल 366 दिन होगा 2024 में। ठीक है, अच्छा, डिवाइड बाई 100 भी है ना, तो डिनोमिनेटर में आपका 100 भी हो जाएगा। बस यहीं से आपका कैलकुलेट हो गया। देखिए कितना होगा, ये 61 से 6 बार में ऐसा ही नंबर ये आता है, इतने ही दिन आते हैं, ताकि 365 या 366 से कट जाने चाहिए, है ना, ऐसा ही नंबर देता है आपको। ठीक है, तो 61 का 6 गुना जस्ट ये 366 है, 6 से ये आपका 6 कट जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा, 40% सीधे यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 40% ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, एक चीज़ और आपको देख लीजिए, यहाँ पर बताए दे रहे हैं कि भैया ये 4000 है ना, 4000, अगर परसेंटेज को काटना भी चाहे तो 2 जीरो कट जाएगा, और ये आपका 40 होगा। अब 40 में क्या है? 4 छुपा हुआ है, तो देख लीजिए 4 से कटने वाला कौन सा नंबर है? 4 से कटने वाला एक ही नंबर है, यही सिर्फ है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से सोच के भी लगा सकते हैं इसको, है ना, बाकी और 4 से कोई कटने वाला नहीं। अगर होता तो फिर यहाँ पे सॉल्व कर लेते, जिस तरीके से यहाँ पे किया गया है। क्लियर हो गया? आगे चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। 15 रुपये प्रति मीटर की दर से एक वर्गाकार मैदान की बाड़ लगाने की टोटल लागत यहाँ पर इतने रुपए है। इसी मैदान की 11 रुपये प्रति 100 मीटर की दर से बाड़ लगाने की लागत कितनी होगी? अच्छा, 11 रुपये प्रति 100 मीटर की दर से, है ना, यानी कि 100 मीटर का 11 रुपये लग रहा है ना। और अच्छा, लागत निकालनी है, क्या बोला है? बाड़ लगाने का। अच्छा, बहुत कम हो गया भाई, यहाँ पर बोला है कि भैया 15 रुपये पर मीटर के हिसाब से, 15 रुपये पर मीटर के हिसाब से अगर टोटल 18,000 रुपये लग रहा है, तो 1 मीटर का कितने रुपए लगेगा? सॉरी, 1 मीटर का तो रुपये दिया है, यानी टोटल कितने मीटर होंगे यहाँ पर बताइए। देखिए, 1 मीटर का अगर 15 रुपये लग रहा है, तो मान लीजिए कि टोटल चारों तरफ बाड़ कितना है? x मीटर है। ठीक है, तो x मीटर टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर? रुपये 18,000 रुपया, है ना। तो यहाँ से अगर x देखा जाए, x चारों तरफ का टोटल बाउंड्री, तो 15 से काट लेंगे, तो 15 और 12 180, है ना। तो ये हो जाएगा 180 डिवाइड बाई 15 करेंगे तो 12 आएगा, 2 जीरो और बचेगा, तो 1200 रुपये, सॉरी 1200 मीटर हो गया टोटल। तो चारों तरफ का, क्योंकि वर्ग है यानी स्क्वायर है, तो स्क्वायर का जो चारों तरफ का बाउंड्री होता है वो कितना होता है? 4 इंटू ए का मतलब साइड, और ये है आपका 1200 रुपया। ठीक है, तो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 1 ठो साइड, या फिर इसको रहने दीजिए यहाँ पर। ठीक है, इसको रहने दीजिए। देखिए, चारों तरफ का जो टोटल बाउंड्री है वो 1200 मीटर के बराबर आ गया। अब कह रहा है कि 100 मीटर का 11 रुपया लग रहा है, तो टोटल 1200 मीटर है, कितना हो जाएगा भाई? 100 मीटर का 100 मीटर बाड़ लगाने का कितना रुपए? 11 रुपये, है ना, 11 रुपये। तो हमें 1200 मीटर बाड़ लगाना है, टोटल 1200 मीटर, है ना, 1200 मीटर, कितना रुपया हो जाएगा?
ये 12 गुना हो रहा है ना, तो इधर भी 12 गुना हो जाएगा। 11 इंटू 12, 11 इंटू 12 यानी कि 132। 132 ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ये तो एक तरीका हो गया। अच्छा, दूसरा तरीका थोड़ा सोचने वाला क्या तरीका है, देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या बोला गया कि 11 रुपया प्रति 100 मीटर के हिसाब से, है ना, टोटल लागत कितनी होगी। अब हम चाहे कितना भी मीटर हो, उसमें 11 रुपये पर 100 मीटर के हिसाब से बोला है ना, प्रति 100 मीटर के हिसाब से, यानी 11 का उसमें मल्टीप्लाई होगा। और अगर 11 का मल्टीप्लाई होगा तो 11 का मल्टीपल हमें चेक करना चाहिए। 11 से ये संख्या सिर्फ कटती है, 11 से ये नहीं कटेगा तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता आंसर। 11 से ये भी नहीं कटता, 11 से ये भी नहीं कटता, सिर्फ एक ही ऑप्शन कटता है। तो इतना ताम झाम करने से बढ़िया है सीधे सीधे हर एक तरीका आपको सिखा रहे हैं दोस्तों, हर एक ट्रिक, हर एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे सिखा रहे हैं, इसलिए क्लासेस मिस नहीं करिएगा। आगे चलिए नेक्स्ट पे, सवाल नंबर 12 देखते हैं। 2 ट्रकों की गति यानी स्पीड का रेशियो 7:4 है। तेज ट्रक द्वारा 196 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय दूसरे ट्रक से 7 घंटे कम है। धीमे ट्रक की गति ज्ञात कीजिए। अच्छा भैया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक चीज़ आपको यहाँ पे बताए दे रहे हैं। देखिए स्पीड का जो रेशियो है दोनों ट्रक का, स्पीड का रेशियो कितना है, 7:4 है यहाँ पर, है ना। और जिसकी रेशियो ज़्यादा होगी स्पीड की वो ज़्यादा तेज़ चलेगा। तो ये तेज़ वाला है, ये आपका फास्ट है, ये फास्ट है, और ये आपका स्लो है, ठीक है, यानी धीमी गति से चल रहा है। चलिए अब देखिएगा, अब 196 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय दूसरे ट्रक से 7 घंटे कम है, यानी टाइम का डिफरेंस कितना दिया है, 7 घंटे का, है ना। ठीक है, तो एक बात बताइए कि यहाँ पर 196 किलोमीटर दोनों चल रहे हैं, है ना, यानी डिस्टेंस क्या हो चुका है, यहाँ पर डिस्टेंस हो चुका है कांस्टेंट। दोनों को भैया 196 किलोमीटर ही चलना है, डिस्टेंस हो चुका है कांस्टेंट। और जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। जो स्पीड है वो रेसिप्रोकल हो जाएगी, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टाइम के, यानी स्पीड का जो रेशियो होगा उसके जस्ट अपोजिट, जस्ट उल्टा रेशियो टाइम का होगा। ठीक है, तो यहाँ से टाइम का रेशियो निकल जाएगा। 7:4 स्पीड का रेशियो है, तो 4 और 7 आपका टाइम का रेशियो होगा, है ना। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि फास्ट वाला 4 ही घंटे टाइम लेगा और स्लो वाला 7 घंटे का टाइम लेगा। अब देखिए 7 घंटे कम लेता है ना, फास्ट वाला 7 घंटे कम लेता है। अगर यूनिट में देखा जाए तो कितने घंटे कम, 7 - 4 यानी कि 3 यूनिट कम। इस 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 घंटे हो जाएगी। इस 3 की वैल्यू कितनी होगी, 7 घंटे हो जाएगी। बोला गया है धीमे ट्रक की गति ज्ञात करनी है, धीमे ट्रक का हमें यहाँ पे वैल्यू निकाल के बताना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, धीमे ट्रक का टाइम निकाल लेंगे, है ना। तो देखिए 3 की वैल्यू अगर 7 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू 7/3 हो जाएगी कि नहीं, 1 की वैल्यू 7/3। अच्छा, धीमे ट्रक को कितना टाइम लग रहा है, 7 यूनिट लग रहा है, तो 7 की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। तो 7 में इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 × 7 = 49/3 आ जाएगा। ये टाइम हो गया, स्लो वाले का टाइम हो गया। ठीक है, इतने घंटे यहाँ पे लग जाएंगे। अब देखें कितना, 196 किलोमीटर टोटल दूरी ना, तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे स्पीड निकालनी है। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको हटा देते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 196 का डिवाइड बाई टाइम। टाइम कितना है यहाँ पे 49/3 ऊपर चला जाएगा, है ना। और इसको बस हमें सॉल्व करना है। तो 3 से ये तो कटेगा नहीं, मतलब 3 से कटने वाला कोई नंबर, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, 2 डी और ए में से कोई होगा 3 से कटने वाला, है ना। 49 चौके 4, हाँ ठीक है, 49 का जस्ट 4 गुना है ये, 49 का जस्ट 4 गुना है ये, है ना। तो ये 4 × 3 = 12 किलोमीटर पर घंटे, 12 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो हमने पहले टाइम का रेशियो बनाया, और चूंकि हमें टाइम का डिफरेंस दिया गया था, है ना, टाइम का डिफरेंस दिया गया था, टाइम का रेशियो बनाना पड़ेगा। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। सवाल नंबर 13 देखिएगा, यहाँ पे सरल करना है इसको, है ना।
और जो लोग कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं, अच्छे से नहीं पढ़े हैं, वो बस क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर घटाएंगे, फिर इसे डिवाइड करेंगे, तब तक में तो जय हिंद स्वाहा हो जाएगा। इतना नहीं करना आपको। कॉन्सेप्ट बने हुए हैं लगाने के लिए और इन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड सवाल आपसे पूछे जाते हैं। दोनों नंबर सेम है, 32,672, 32,672। अगर हम इसको ए मानेंगे तो ये भी ए होगा, तो ए इंटू ए कितना हो गया, ए स्क्वायर हो गया, है ना। ध्यान से देखते जाइएगा। माइनस अगर हम 21,864 को बी मानेंगे तो बी इंटू बी यानी कि बी स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पता है कितना होता है, ए प्लस बी, एक बार प्लस और एक बार माइनस, यानी ए माइनस बी। हमें क्या करना है, बस इन दोनों को सॉल्व करने पे ए प्लस बी, ए माइनस बी ला देना है। तो ए प्लस बी कर लीजिए, ये ए है ये बी है, दोनों को जोड़िए एक बार। दोनों को जोड़ेंगे अगर तो कितना होगा, यहाँ पर देखिए 2 और 4 6, ठीक। फिर 7 और 6 13, 13 को हो जाएगा 3 हासिल 1, फिर 6 और 8, 8 6 14, 14 1 15, ठीक है, 15 हासिल 1, तो 2 1 3 1 4, ये हो गया 4, और फिर यहाँ पे 3 और 2 यानी कि 5। ये हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दोनों को घटाना है, इसमें से इसको घटाएंगे। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये 2 है, ये 4 है, तो 12 में से 4 गए, ये हो जाएगा 8, है ना। अब आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा, देखते जाइए। यहाँ पर नीचे जो वैल्यू दी गई है वो है 10,808, यानी यहाँ पर भी वैल्यू घटाने पे 32,672 में 21,864 को घटाने पे यही वैल्यू आएगी, तब न जाके ये कटेगा, इतना ही आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में सेम यही चीज़ दिया भी गया है, आप चाहें तो घटा के देख भी सकते हैं। और ये दोनों वैल्यू कट जाएगी, हमें सिर्फ ये सम मिलेगा, यानी 54,536। 54,536 ऑप्शन नंबर बी में है, ये करेक्ट होगा, ठीक है। तो जो लोग को पता है वो सीधे सीधे क्या करते, इन दोनों को जोड़ देते, जोड़ने पर जो आंसर आता वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाता, ठीक। तो कॉन्सेप्ट अलजेब्रा का ये वाला नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। स्टैटिस्टिक्स का सवाल है, मीन निकालना है इसमें, है ना, अरिथमेटिक मीन। तो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ डाटा डिवाइड बाय नंबर ऑफ डाटा। सबको जोड़ लीजिए, डिवाइड बाय जितने ये हैं उतने कर लीजिए। लेकिन अगर सबको जोड़ने जाएंगे तो भैया नंबर थोड़े बड़े बड़े हैं, कन्फ्यूजन हो सकता है, कन्फ्यूजन नहीं मतलब टाइम थोड़ा सा लग सकता है, टाइम टेकिंग हो सकता है। इसलिए क्या करिए, पहले ऑप्शन पे नज़र डालिए। ऑप्शन का क्या यूनिट डिजिट अलग है, बिल्कुल अलग अलग है। यहाँ 1 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 2 है, सबका यूनिट डिजिट अलग है, तो यूनिट डिजिट से काम निकलवाइए, है ना। चलिए, तो हमें सिर्फ सम ऑफ डाटा यानी यूनिट डिजिट का सम करना है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ डाटा कर देना है। सम ऑफ डाटा करिए, यहाँ पे कितना होगा बताइए, 6 8 6 14, 14 का हो गया 4, यूनिट डिजिट लेना है सिर्फ, ठीक है, ध्यान देते जाइएगा। तो 6 और 8 हो गया 14, 14 का हो गया 4, 4 और 9 13, 13 का मतलब हो गया 3, 3 और 7 10, 10 का मतलब हो गया 0, 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 3 5 8, 8 3 11, 11 11 मतलब 1 आ गया यूनिट डिजिट, 11 में 0 जोड़ेंगे तो एक ही आएगा यूनिट डिजिट, फिर 1 और 7 जोड़ेंगे तो 8, यानी ऊपर का यूनिट डिजिट कितना आएगा 8। डिनोमिनेटर में कितने नंबर हैं यहाँ पर देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट 9 नंबर हैं, ठीक है। तो डिवाइड बाई 9 हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस नीचे वाले में हम कौन सा क्या मल्टीप्लाई कर दें कि हमें यूनिट डिजिट 8 मिल जाए, ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पे। तो पहले ऑप्शन को देखिए, यहाँ 1 है, क्या हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 8 मिलेगा, 9 1 कम 9 ऊपर जबकि 8 है, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि पहले ऑप्शन का यूनिट डिजिट हमारा काम नहीं किया। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं कि भाई 9 1 कम 9 करेंगे तो 8 नहीं मिलेगा, 9 दूना 18। अच्छा, यहाँ पे अगर 2 करेंगे तो मिल जाएगा, 9 दूना 18। तो क्या 2 वाला ऑप्शन है, हाँ यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। बाकी 6, अगर 6 लेंगे यहाँ पर ये वाला तो 9 छक्के 54 होता है, 4 आ जाएगा, 8 नहीं आ रहा है। अगर 7 लेंगे तो 9 सत्ते 63, 3 आ जा रहा है, 8 नहीं आ रहा है। 8 किस में आ रहा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, 52 इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना। तो पूरा जोड़ना नहीं है, सिर्फ यूनिट डिजिट से काम करिए। अगर आपके ऑप्शंस का यूनिट डिजिट इकाई अंक अलग अलग दिया है तो पूरा करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। आगे चलिए दोस्तों, ये भी एक बढ़िया प्रश्न है। एक बैग में 1 रुपये और 2 रुपये के सिक्के हैं, सिक्कों की कुल संख्या 10 है और उनका कुल मूल्य यहाँ पर 16 रुपये है। 2 रुपये के सिक्कों और 1 रुपये के सिक्कों की संख्या के बीच में अंतर कितना होगा, ठीक है।
अच्छा सवाल है ना। देखिए यहाँ पर 1 रुपये कुछ सिक्के हैं, ठीक, 1 रुपये के कुछ सिक्के हैं और यहाँ पर 2 रुपये के कुछ सिक्के हैं। तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है भाई। दिक्कत तब होती है ना जब पैसे में दे दिया जाता है, 50 पैसे के सिक्के, 30 पैसे के 20 पैसे के सिक्के, 10 पैसे के सिक्के, इस तरीके से दिया जाता है, तब दिक्कत होती है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, रुपए में दिया गया है, ठीक है। अच्छा, सिक्कों की टोटल संख्या यहाँ पर 10 है ना, और उनका टोटल मूल्य यहाँ पर 16 है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर 1 रुपये के X सिक्के हैं और 2 रुपये के Y सिक्के हैं। बोला गया है सिक्कों की कुल संख्या 10 है, तो हम कह सकते हैं कि X प्लस Y यहाँ कितना होगा, 10 के बराबर, है ना। X प्लस Y कितना होगा, 10 के बराबर, क्योंकि दोनों टाइप के सिक्कों की संख्या 10 है। टोटल रुपए कितना हो गया, 1 रुपये के X सिक्के तो X इंटू 1 यानी X हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा, 2 रुपये के Y सिक्के हैं तो 2 इंटू वाई, ये 2Y हो जाएगा। ये टोटल रुपए आ जाएगा। तो दोनों का टोटल रुपए मिलाकर कितना है, 16 रुपये है। इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ से अगर x की वैल्यू रखी जाए या फिर घटा लीजिए ना भैया, देखिए x प्लस वाई को नीचे रख लीजिए, x प्लस यहाँ पर y इज इक्वल टू कितना है, 10 के बराबर। तो यहाँ से देखिए घटाएंगे अगर तो ये माइनस और ये माइनस, है ना, ये तो कट जाएगा। 2y में से y चला गया तो एक ही y बचेगा और इधर कितना हो गया, 6 के बराबर। तो 2 रुपये के y सिक्के मतलब 6 सिक्के हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर आ गया 6 और ये कितना होना चाहिए, क्योंकि दोनों मिलाकर आपका 10 होगा, है ना, तो ये 4 हो जाना चाहिए। 6 4 10। हमें पूछा क्या था, 1 रुपये और 2 रुपये सिक्कों की संख्या का अंतर, 6 और 4 का अंतर, तो 6 माइनस 4। भाई 2 रुपये के 6 सिक्के हैं, 1 रुपये के 4 सिक्के हैं, तो कितना हो जाएगा अंतर दोनों का, 6 4 2 का अंतर आएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सिंपल सही प्रश्न था, ज़्यादा कठिन नहीं था। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। क्या बोला, एक भाई अपनी बहन से 6 साल बड़ा है, उसकी वर्तमान आयु का योग, अच्छा उनकी वर्तमान आयु का योग 38 वर्ष है। अब से 15 वर्ष बाद बहन की आयु कितनी होगी, ठीक है। एक भाई अपनी बहन से 6 साल बड़ा है ना, उनकी वर्तमान आयु का योग, ठीक है। चलिए तो भाई अपनी बहन से ना, बहन की एज जो है वो हम लोग x मान लेते हैं, ये बहन की एज है, तो भाई का एज कितना होगा, इससे 6 साल बड़ा, यानी कि x प्लस 6 हो जाएगा। और इन दोनों की आयु का जो टोटल दिया है, दोनों को अगर जोड़ेंगे तो ये 38 वर्ष हो जाएगा। निकाल लीजिए कितना होगा, ये 2x की वैल्यू यहाँ पर 38 माइनस 6 32 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 के बराबर, है ना। यानी बहन की एज जो है वो 16 है, तो भाई की एज कितनी होगी, 6 साल इससे बड़ा, 16 और 6 22 हो जाएगा, ठीक है। अब से 15 वर्ष बाद बहन की आयु में क्या होगी, अच्छा ठीक है, बहन की आयु यहाँ पर अभी प्रेजेंट में कितनी है, 16 है, तो बाद में कितनी होगी, 15 साल बाद 15 और जोड़ लीजिए तो 31 आ जाएगा, है ना, 31 वर्ष। सिंपल सा सवाल था भाई, इसमें कुछ नहीं था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे चलिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है प्रॉफिट एंड लॉस का। एक दुकानदार ने एक वस्तु को 12.5% के लाभ पर 85.5 रुपये में बेचा। यदि उसने इसे 81.70 रुपये में बेचा होता तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होता, ठीक है। लाभ कितने का है, 12.5%। 12.5% रेशियो से बनाने वाले हैं अगर, तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। 12.5% का मतलब होता है 1/8, ठीक है। प्रॉफिट बोला है तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे, मतलब यहाँ पर कि 8 के सामान को, यानी 8 के सीपी को, 8 सीपी 1 के प्रॉफिट में बेचा, तो सेलिंग कितने की होगी, यहाँ पर 8 + 1 9 यूनिट का होगा। अब देखिएगा यहाँ पे इतने रुपए में बेचा और बाद में भी कह रहा है इतने रुपए में बेचा, तो रुपए यहाँ भी है, रुपए यहाँ पे भी है। आपको प्रॉफिट या लॉस चाहिए, ठीक है। तो अब क्या करना है, बड़े ध्यान से समझिएगा यहाँ पे दोस्तों, कि अगर वो 85.5 रुपये में बेचता है, रुपए का है ये, ठीक है, ये रुपए का है, तो सेलिंग प्राइस यूनिट में कितनी होगी बताइए। तो सीपी कितना है भाई, 12.5% का लाभ ले रहा है ना, और बेच रहा है इतने में, तो ये हुआ सेलिंग प्राइस। अब यूनिट में भी सेलिंग प्राइस देखिए, 8 कॉस्ट 1 का प्रॉफिट, 8 + 1 9 यूनिट में बेचा, तो ये वैल्यू 9 हो गई, ये 9 यूनिट हो गई। हमें इतने रुपए में बेच रहा है तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी यूनिट में, ये निकाल लीजिए पहले, है ना।
देखिए, तो अगर हम यहाँ से निकालें कि 81.7 रुपये के यूनिट में सेलिंग प्राइस निकालिए, कितना होगा 9 डिवाइड बाई ये आपका नीचे चला जाएगा, तो 85 यहाँ पर 5 ये हो गया एक की वैल्यू। हमें इतने की वैल्यू चाहिए तो इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए 81.7 का, है ना, ये चीज़ आ गया। अब हमें काटना पीटना है। काटने पीटने के लिए पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट हटा सकते हैं। अगर पॉइंट हटेगा तो ये बन जाएगा 817, ये हो जाएगा 800 कितना 855, ठीक है, काट लीजिए। 9 से काटेंगे इसको तो 9 नहीं हो 81 बचा 4, 9 पंजे 45, कट गया। अब 19 से कट जाएगा दोनों, क्योंकि पॉइंट हट चुका है ना, पॉइंट यहाँ का हटा दिए हैं, ये भी हट गया था, ये भी हट गया था, ठीक है। तो 19 से काटिए, 19 पचे 95, ये हो गया 5 आपका, कट जाएगा 19 से, इसको काटिए, 19 चौक 76 बचा आपका 5, तो 57, 19 3 57, 43/5 आ गया, कितना आ गया 43 डिवाइड बाई 5 आ गया। मतलब अगर इतने रुपए में बेचता है तो उसका रुपए में यूनिट में सेलिंग प्राइस कितना होगा 43/5 होगा, ठीक है। तो बताइए हमें पूछा क्या था, हमें प्रॉफिट या लॉस पूछा था। कॉस्ट प्राइस कितनी है भैया 8 यूनिट, कॉस्ट प्राइस तो नहीं बदलता है, ये कॉस्ट प्राइस है। और बेच कितने में रहा है, अब कितने यूनिट में बेच रहा है 43/5 में बेच रहा है, 43 डिवाइड बाई 5 में बेच रहा है। CP से SP का रेशियो ले लीजिए, ये 5 अट्ठे 40 इधर आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई होने और इधर हो जाएगा 40, यानी 40 का कॉस्ट 43 में बेचा, कितने की प्रॉफिट, अभी भी प्रॉफिट ही हो रहा है, कितने की प्रॉफिट 3 की प्रॉफिट, कितने पर 40 पर, तो 3/40, 3/40 क्या होता है परसेंट में 7.5%, क्योंकि 1/40 कितना होता है कितना 2.5%, है ना भाई। इसको नहीं आता है तो 100% से मल्टीप्लाई कर लीजिए, बस आ जाएगा ये आपका, है ना। तो 7.5% यहाँ पे नीचे लिख देते हैं, ये आ जाएगा आपका 7.5%, और परसेंट ये क्या होगा प्रॉफिट होगा, अभी भी प्रॉफिट ही हो रहा है। ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा प्रश्न था, आगे बढ़िए। इस सवाल में तो कुछ भी दम नहीं है। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% बचाता है, उसका खर्चा 400 है, तो उसकी आय कितनी होगी 1000 होगी, ठीक है। बस यही आपका आंसर होगा। कैसे, देखिए भाई टोटल इनकम 100%, उसमें से वो 60% अगर बचा ले रहा है तो 40% खर्च करेगा भाई, 40% खर्च करेगा तभी ना 60% बचाएगा, क्योंकि 60 और 40 100 होता है। तो 40% अगर वो खर्च कर रहा है और एक्चुअल में कितना खर्चा है उसका 400, तो 40 की वैल्यू अगर 400 है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू 10, तो 100 की वैल्यू 1000, सीधे सीधे, क्योंकि हमें इनकम पूछा था, इनकम 100% होता है तो 1000 हो जाएगा। देख के लगाने वाला सवाल था भाई, 2 सेकंड के अंदर बन जाता है ये। दिए गए संख्याओं का माध्यिका निकालना है, यानी मीडियन निकालना है। मीडियन निकालने का बहुत लोग बहुत सारे तरीके बताते हैं, लेकिन हम आपको सबसे आसान तरीका बताते हैं और कई बार बता भी चुके हैं अपने क्लासेस में, ठीक है। मीडियन निकालना है यहाँ पे। कई लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आपको इसको बताएंगे कि भैया असेंडिंग ऑर्डर में बैठाइए। असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में, सबसे छोटा नंबर पहले लिखिए, फिर उसके बाद लिखिए, फिर उसके बाद लिखिए, है ना। हम ऐसा कुछ भी नहीं बताने वाले हैं, एक सिंपल सा तरीका, ठीक। क्या करना है आपको, पेयर में काटते जाना है, सबसे छोटा सबसे बड़ा, है ना। देखिए इन पूरे में सबसे छोटा कौन है, यहाँ पर 2 है, ठीक है। बस आपको काटते जाना है और कुछ नहीं करना है। सबसे छोटे के साथ सबसे बड़ा नंबर को काट लीजिए। सबसे छोटा कटा तो इसके साथ सबसे बड़ा नंबर 11 भी कट जाएगा, कट गया, एक पेयर कट गया। फिर इसके बाद अब जो बचे हैं उसमें से सबसे छोटा और सबसे बड़ा नंबर काटिए। तो अभी भी सबसे छोटा कौन है, 2 है यहाँ पे, तो सबसे बड़ा कौन दिख रहा है यहाँ पे, सबसे बड़ा 9 दिख रहा है, तो 2 के साथ 9 कट गया, 2 पेयर कट गए। फिर इसके बाद और काटिए, सबसे छोटे के साथ सबसे बड़ा। अब सबसे छोटा कौन है, 3 है यहाँ पे, है ना। तो सबसे बड़ा आपको 8 दिख रहा होगा, कट गया एक पेयर और। फिर अब सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा दोस्तों यहाँ पर 4 है, तो सबसे बड़ा अब कौन दिख रहा है, यहाँ पे 8 दिख रहा है, एक पेयर और कट गया। फिर अब यहाँ पे सबसे छोटा सबसे बड़ा बराबर कुछ भी कहिए, बचा तो 5 5 ही है, तो एक 5 के साथ ये वाला 5 घट गया, बचा कितना है, 1 ठो बचा है ना। तो 1 ठो जो बचा हुआ है, एक सेकंड यहाँ पर अभी ये आपका 7 भी बचा हुआ है, ठीक है, भूल गए थे। चलिए तो अब सबसे छोटे के साथ सबसे बड़ा काटिए, तो 5 के साथ ये 7 भी आपका कट जाएगा। अब क्या बचे, 2 ठो डिजिट बचे, है ना, 2 ठो बच गए। 1 ठो बचता
अगर एक ठो बचता, काटते काटते एक ठो बचता तो वही आपका मीडियन हो जाता। लेकिन अब 2 बच गए हैं, तो 2 बच गए हैं तो क्या करना पड़ेगा, 5 बचा है और 5 बचा है, इन दोनों को अगर जोड़ के 2 से डिवाइड कर दें तो इनका एवरेज निकल जाएगा और यही एवरेज इनका मीडियन होगा, इस पूरे का मीडियन होगा। तो 10/2 यानी कि 5 आ जाएगा, है ना। तो 5 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। काटते काटते अगर एक ही नंबर बचता तो वही आपका मीडियन होता है, और अगर 2 ठो नंबर बच जाते हैं तो मीडियन निकालने के लिए उन दोनों को जोड़कर, बचे हुए जो हैं दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर लीजिए तो मीडियन आ जाता है। क्लियर, आगे चलिए। सवाल नंबर 20 देखिएगा। ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिनों में कर सकते हैं, बी अकेला उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, ए अकेले उस काम का 2 गुना करने में कितना समय लेगा। बढ़िया प्रश्न, टाइम एंड वर्क का है ना। पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड वर्क दोनों एक जैसे सवाल लगते हैं, लेकिन अगर पाइप एंड सिस्टम वाले में कहीं यहाँ पे रिसाव वाला दे दिया या फिर टंकी में कोई नल ऐसा है जो निकालने का काम कर रहा है, भरने का काम नहीं कर रहा है, निकालने का काम कर रहा है, तो वहाँ पे इफ़िशियंसी बस माइनस हो जाती है उसकी, बस और कुछ नहीं। बाकी टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम के सवालों को एक जैसे ही लगाते हैं। ठीक है, ए और बी मिलकर 6 दिनों में काम निपटा देते हैं। ए प्लस बी दोनों मिलकर 6 दिन लगाते हैं काम करने में। बी अकेला, भैया बी अकेला जो है 15 दिन लग जाता है उसको काम करने में। ए अकेले उस काम का 2 गुना कितने समय में करेगा। ठीक है, देखिए टोटल वर्क निकाल लिए, इन दोनों से कटने वाला नंबर 30 होगा, इनका एलसीएम 6 और 15 का एलसीएम 30, तो 30 डिवाइड बाई 6 ये आ जाएगा 5, 30 डिवाइड बाई 15 ये आ जाएगा 2। अब देखिए दोनों मिलकर 5 यूनिट काम कर रहे हैं एक दिन में, ठीक है, और बी जो है एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है। तो अगर हम आपसे पूछें कि ए की वैल्यू कितनी होगी, ए कितना काम करेगा एक दिन में, दोनों टोटल 5 यूनिट काम कर रहे हैं एक दिन में, जिसमें से बी कितना कर रहा है, 2 यूनिट काम कर रहा है, तो ए कितना करेगा, 3 यूनिट, है ना भाई। टोटल में से बी का घटा देंगे तो ए का आ जाएगा। ए की इफिशियंसी 3 आ गई। अब हमें क्या चाहिए, ए उस काम का 2 गुना, काम कितना था 30 यूनिट, मान लीजिए कि यहाँ पे 30 गो आम तोड़ना है, ठीक है, या 30 ठो दीवार बनाना है, तो 30 यूनिट काम, इसका डबल काम, तो डबल कर दिए, कितने दिन में करेगा, टाइम निकालना है हमें, तो टाइम इज इक्वल टू क्या, वर्क अपॉन इफिशियंसी। ए कर रहा है ना काम, तो ए की इफिशियंसी कितनी है, एक दिन में 3 यूनिट काम, तो 3 आ जाएगा यहाँ पे, तो 60/3 यानी कि 20, तो 20 दिन का टाइम लगने वाला है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को देखते हैं। ये सवाल बहुत शानदार प्रश्न है ना। कह रहा है कि एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 10% कम है भैया। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 65% बढ़ा दी जाती है और टीवी की कीमत 34% कम की जाती है, तो 5 वॉशिंग मशीन और 3 टीवी का टोटल प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। ये एक टाइप जो है नया पूछा गया था यहाँ पर ग्रुप डी के अंदर। चलिए लगाते कैसे हैं, देखिए पहले टीवी और वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी से, ठीक है। तो एक है वॉशिंग मशीन, है ना, यहाँ पर वॉशिंग मशीन, और दूसरा है टीवी। इनके कीमत को हम लोग पहले रेशियो में लिखते हैं। क्या कह रहा है कि भाई 10% कम है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है ना, तो 10 से 1 कम टीवी की कीमत से, है ना, टीवी की कीमत से जिससे बोला है वो वैल्यू नीचे रहती है। तो टीवी की कीमत 10 यूनिट है, तो वॉशिंग मशीन क्या हो जाएगा, 10 से 1 कम, 10% कम बोला है ना, 10 से 1 कम, 10 से 1 कम यानी कि 9 यूनिट, तो ये हो गया 9 यूनिट। अब क्या करना है, देखिए आपको पूछा क्या है, 5 वॉशिंग मशीन और 3 टीवी का कुल लागत प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। चेंज हमें ओवरऑल निकालना है, ठीक है, टोटल चेंज निकालना है। देखिए तो अगर एक वॉशिंग मशीन 9 यूनिट प्राइस रखता है और एक टीवी 10 यूनिट प्राइस रखता है, तो हमें यहाँ पे 5 वॉशिंग मशीन और 3 टीवी, तो 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे और 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि 3 टीवी बोला है। इसको अब थोड़ा और सिंप्लीफाई करिए, देखिए काट लेंगे, 5 से ये कट जाएगा 2 बार में, है ना, और 3 से ये कट जाएगा 3 बार में, यानी कि ओवरऑल जो रेशियो आया हमारे पास वो कितना निकल कर आ गया, 3:2 आ गया, है ना, 3:2 आ गया। अब देखिए कह रहा है कि वॉशिंग मशीन 65% बढ़ जाता है, वॉशिंग मशीन में कितना वृद्धि हुआ, वृद्धि का मतलब प्लस 65%, है ना। इसके बाद टीवी की कीमत में 34% की कमी, तो यहाँ पर 34% की आपकी कमी आ जाएगी। अब इसमें हमें ओवरऑल अगर लगाना है तो वेटेड एवरेज लगाना पड़ेगा, है ना।
ठीक है, या फिर जेएसएम मेथड भी लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जेएसएम मेथड कैसे लगाएंगे देखिएगा। अब ओवरऑल अगर निकालना है तो यहाँ कितने का चेंज आया, 3 इंटू 65 मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना होगा 6 3 18 180 और 3 5 15 180 और 15 195, ठीक है 3 इंटू 65 195 195 आ गया। ये प्लस का 195%। फिर इन दोनों को 34 दूना 68 माइनस का, यहाँ माइनस है ना तो माइनस का 68% हो गया। और डिनोमिनेटर में क्या करना पड़ेगा, ये दोनों रेशियो का सम नीचे लिखना है। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, घटा के 5 से डिवाइड कर लीजिए। तो 15 में से 8 गया 7 और 18 में से 6 गए, ये हो जाएगा 12 और डिवाइड बाई यहाँ पर 5%। और पॉइंट में ये आएगा, इंक्रीज हो रहा है ना, क्योंकि ये प्लस में आया है तो इंक्रीज्ड बाई, ठीक है। 5 दूना 10, ठीक है 5 दूना 2 बचा 27, 5 पचम 25, फिर बचा 2, 5 चौके 20, 25.4% इंक्रीज होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंक्रीज बाई 25.4%। समझ में आया कैसे लगाना है, आगे चलिएगा। आइए देखते हैं। 160 मीटर और 140 मीटर लंबी 2 ट्रेनें एक ही दिशा में क्रमशः 100 किलोमीटर और 130 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही हैं। पीछे से आने वाली एक ट्रेन द्वारा दूसरी ट्रेन को पूरी तरह से पार करने में लिया गया टाइम निकालना है, ठीक है। अच्छा भैया, यहाँ पे क्या बोला गया है कि दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, यहाँ पर एक ट्रेन है, ठीक ना, ध्यान से समझिएगा, रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। ये पहली ट्रेन है और पीछे से एक ट्रेन इसको क्रॉस कर रही है ना। दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं, ठीक। एक 100 की स्पीड से चल रहा है, 101 130 की स्पीड से। देखिए 130 की स्पीड से जो ज़्यादा स्पीड से चलेगा वही ना क्रॉस कर पाएगा, ठीक है। तो ये जो क्रॉस कर रहा है ये 130 की स्पीड से, और ये जो चल रहा है ये है आपका 100 की स्पीड से, ठीक है। अच्छा, तो 100 की स्पीड से जो चल रहा है वो 160 किलोमीटर का है, सॉरी 160 मीटर का है। तो ये ट्रेन कितने मीटर की है, 160 मीटर की। इसकी लेंथ जो है ना 160 मीटर, लेंथ ऑफ ट्रेन ये। और इसकी जो लंबाई है जो 130 की स्पीड से चल रहा है वो 140 मीटर का है। तो इसकी जो लेंथ है वो 140 मीटर है ना, 140 मीटर है, ठीक। इसका कॉन्सेप्ट हम आपको कई बार बता चुके हैं। कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को पार करे या किसी प्लेटफॉर्म को पार करे या किसी ब्रिज को पार करे या फिर किसी सुरंग को पार करे, टनल को पार करे, तो ऐसे केस में पार करने में जो डिस्टेंस होता है वो होता है एक तो जो पार कर रही है उस ट्रेन की लंबाई प्लस जिस चीज़ को पार कर रही है उसकी लंबाई। डिस्टेंस जो होगा वो ट्रेन की लंबाई, यानी जो ट्रेन पार कर रही है उसकी लंबाई, और जिसको पार कर रही है उसकी लंबाई, दोनों का सम आता है निकल कर डिस्टेंस, ठीक है। चलिए, तो लेंथ ऑफ यहाँ पर दूसरी ट्रेन है ना, दूसरी ट्रेन। चलिए तो बताइए टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा। ये ट्रेन इसको पार कर रही है इस वाले को, तो जो ट्रेन पार कर रही है उसकी लंबाई कितनी है 140 मीटर, तो ये हो गया 140 मीटर, प्लस जिसको पार कर रही है उसकी लंबाई, जिसको पार कर रही है 160 मीटर, तो ये हो गया 160 मीटर है ना, 160 मीटर। तो डिस्टेंस कितना आ गया 300 मीटर। 300 मीटर ये आपका टोटल डिस्टेंस, पार करने में 300 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी पहली ट्रेन को, ठीक। अब क्या बोला, पीछे से आने वाली ट्रेन द्वारा दूसरी ट्रेन को पूरी तरह से पार करने में लिया गया टाइम हमें निकालना। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना 300 मीटर अपॉन स्पीड हमें लिखना है। अब भैया स्पीड कैसे लिखेंगे, किसका लिखेंगे, इसका लिखेंगे कि इसका लिखेंगे, नहीं दोनों का लिखना है। कैसे लिखना है आप सुनिएगा। देखिए जब एक ही डायरेक्शन में चल रहे होते हैं तो स्पीड घट जाती है, जो रिलेटिव स्पीड होती है वो घट के आती है ना। रिलेटिव स्पीड हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर में स्पीड नहीं लिखनी है, रिलेटिव स्पीड लिखनी है, यानी सापेक्ष गति लिखनी है। तो अगर एक ही दिशा में चल रहे हैं तो स्पीड घट जाएगा, रिलेटिव स्पीड घटा देंगे, तो 130 माइनस 100 जो रिलेटिव स्पीड निकल कर आएगा वो 130 माइनस 100 आ जाएगा, यानी कितना होगा 30 किलोमीटर पर आवर है ना, 30 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ये होगा। तो
अगर उल्टे दिशा में पार कर रहे होते तो उल्टे दिशा में पार करने के लिए यहाँ पे रिलेटिव स्पीड जोड़ कर लिखते हैं, है ना। डिस्टेंस वही रहती है, डिस्टेंस वही रहती है, चाहे उल्टा पार करे चाहे सीधा पार करे, डिस्टेंस वही रहेगा, लेकिन स्पीड वहाँ पे अलग हो जाता। उल्टे दिशा में पार करेंगे तो स्पीड जोड़ देंगे, अगर एक ही दिशा में पार कर रहे हैं तो यहाँ पर स्पीड घटा लेंगे। तो कितना आ गया, 30 किलोमीटर पर आवर आ गया। लेकिन दोस्तों यहीं पे आप लोग गलती कर देते हैं। गलती क्या करेंगे, देखिएगा, ये जो दिया था डिस्टेंस ये मीटर में दिया था, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में आया है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलिए भैया, मीटर पर सेकंड में बदलिए। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर लिया जाता है किसी भी स्पीड को। अब आपको बताए दे रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। देखिए, अगर स्पीड आपकी किलोमीटर पर आवर में दी गई है और आप उसको चेंज करना चाहते हैं मीटर पर सेकंड में, यानी छोटे यूनिट में जाना चाहते हैं, तो उस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/18 से। किलोमीटर पर आवर वाले स्पीड को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो बदल जाता है मीटर पर सेकंड में। अगर उल्टा करना चाहें तो उल्टा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी अगर मीटर पर सेकंड में दिया है, किलोमीटर पर आवर में आना चाहते हैं तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो हमने इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिए। अब देखिए, काट पीट कर लीजिए, 18 ऊपर चला जाएगा, है ना। 30 से ये 100 बार में कटेगा और 5 ऊपर चला 5 से ये 2 बार में, अच्छा 100 बार में ना, ठीक है, 10 बार में कटेगा। 30 दहाई 300, 5 से ये 2 बार में कट जाएगा और ये 18 ऊपर जाके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 36। ये 36 सेकंड में आया है, क्यों, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में था, तो ये सेकंड में आएगा टाइम, है ना। और इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है दोस्तों, मिनट में। हमें मिनट में पूछा था, तो मिनट में बदलने के लिए डिवाइड बाई 60 कर देंगे, बस आ गया हमारा आंसर। तो 6 यानी कि 0.6 मिनट, ठीक है, मिनट में आएगा ये 0.6 मिनट। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़िया कॉन्सेप्ट, एकदम अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे, एक एक चीज़ आपको डिटेल में बता दिए हैं, ठीक है। आगे चलिए, राजीव और सचिन ने एक व्यवसाय शुरू किया, ठीक है, एक बिजनेस शुरू किया जिसमें क्रमशः 160 रुपये और 1690 रुपये का निवेश किया। यदि उनके द्वारा अर्जित लाभ में राजीव का हिस्सा इतना है तो उनके द्वारा कुल अर्जित किया गया टोटल लाभ निकालना है ना, टोटल हमें यहाँ पे लाभ निकालना है। तो भैया क्या करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं। देखिए, बता चुके हैं आपको, है ना। जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वही इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा, और जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही प्रॉफिट का रेशियो होगा। बस यही काम आपको करना है, क्योंकि टाइम बराबर दिया गया है, ठीक है। टाइम के बारे में जिक्र ही नहीं किया गया है यहाँ पे। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का रेशियो देखते हैं, किसका, राजीव और सचिन, है ना। तो राजीव 160 रुपये सिर्फ इन्वेस्ट करता है और सचिन 1690 रुपये, 1690, ठीक है। रेशियो अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 से 0 आपका कट जाएगा, और कुछ कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कट पाएगा, ठीक है। तो 16 और 169 का आ गया, ये प्रॉफिट का इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा, और यही प्रॉफिट का भी रेशियो होगा, ठीक। उनके द्वारा अर्जित लाभ में राजीव का हिस्सा 720 है, राजीव का हिस्सा यहाँ पर 720 है, ये हो जाएगा 720, है ना। तो 16 यूनिट की वैल्यू 720 है, हमें टोटल निकालना है उनके द्वारा कुल लाभ। तो देखिए, 16 की वैल्यू अगर 720 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी 720 डिवाइड बाई 16, 1 की वैल्यू हो गई। और हमें टोटल लाभ निकालना है, तो जो दोनों को जोड़िए, 16 और 169 जोड़िए दोनों को, तो 6 और 9, 9 6 15 का 5 हासिल 1, और 16 1 17 1 18 हो जाएगा, 185 हो गया, है ना। अब काट पीट लीजिए, 4 से कटेगा, 4 चौके 16, है ना। 16 से वैसे कट जाना चाहिए ये, है ना। 16 चौके 64, ठीक है, 6 8 16 पंचे 80, ठीक है, कट गया 45, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यूनिट डिजिट तो भैया 5 आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, 2 ही ऑप्शन बचे हैं। अब इसमें डीएस लगा लीजिए, डीएस लगाएंगे तो कितना होगा, ये 9 4 5 9 मल्टीप्लाई, ये 8 1 9 खत्म हो गया, 5 बचा, तो 9 पंचे 45, 45 का मतलब हो गया फिर से 9, है ना। तो 9 आएगा यूनिट, डीएस 9 आएगा, डिजिटल सम। इसमें देखिए 9 खत्म हो गया,
8 3 11, 11 और 5 आपका 11 5 16, 16 का मतलब 7, ये 7 आएगा तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला होगा। देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए 8 3 11, 11 और 2 13, 13 5 18, 18 का मतलब 1 और 8 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना। डिजिटल सम से मल्टीप्लाई क्यों करना है, डिजिटल सम लगाइए, है ना। यूनिट डिजिट से पहले ही 2 ऑप्शन निकल गए थे, है ना। तो उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। 23 सवाल हमने किए हैं, 2 सवाल क्योंकि टोटल 25 सवाल पूछे जाते हैं, 2 सवाल बहुत सिंपल थे इसलिए उनको स्किप कर दिया है। 23 सवाल हमने दोस्तों किया है महत्वपूर्ण। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल पे इतने बेहतरीन हर एक चैप्टर की वीडियोस पड़ी हुई हैं जिनको देखकर आप अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट डिटेल में सीख सकते हैं। और स्मार्ट तरीकों की तो बात ही मत पूछिए, बहुत अच्छे स्मार्ट तरीके आपको बताए गए हैं, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और डेली जो वीडियोस आती हैं उनको देखिए ही देखिए, और पुराने जो वीडियोस पड़ी हुई हैं उस पर हर एक चैप्टर से आप उठा के देख सकते हैं, ठीक है। हर एक वीडियो में आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में ऐसी ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के साथ, महत्वपूर्ण सवालों के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।